तो चलिए जी, पिछली क्लास में हमने पंचकुला किया था। अगर आपने वो देख लिया सारा कुछ तो आगे चलते हैं। जो हम मंडल की बात कर रहे हैं अब की बार, वो हम मंडल कर रहे हैं अम्बाला मंडल। ये देखिए मैप है, मैंने इसमें आपको बताया था, ये पंचकुला, ये अम्बाला, ठीक है, ये यमुनानगर और ये कुरुक्षेत्र। इन चारों को मिला के एक मंडल था। तो हमने इसमें से पंचकुला मंडल कर लिया है। अब अगला जो हम करेंगे वो अम्बाला है। देखिए पंचकुला से बिल्कुल नीचे ही लाई कौन करता है, अम्बाला। और अम्बाला के पड़ोसी देख लीजिए, ऊपर पंचकुला, इस साइड यमुनानगर और नीचे की साइड कुरुक्षेत्र। देखिए अगर आप यमुनानगर से अम्बाला जाओगे तो वो दोनों क्या है, पड़ोसी है आपस में। तो जाते टाइम कुछ शहर आते हैं, उनकी बात करेंगे हम अभी थोड़ी देर में। तो मैंने आपको इसके पड़ोसी बताए, एक साइड इसके पंजाब है, एक साइड पंचकुला, एक साइड यमुनानगर और एक साइड कुरुक्षेत्र। अब देखिए इसका मैंने डिटेल्ड मैप ये बनाया हुआ है। डिटेल्ड मैप आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ये बनाता हूँ हर एक वीडियो में, जिससे आप समझ जाए कि ज़िले के अंदर क्या क्या है। पहले हम मैप पे फोकस करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया पंचकुला के अंदर एक हाईवे आ रहा है। मैंने पीछे बताया था आपको, यहाँ कालका है, फिर पिंजौर है, फिर लास्ट में आके पंचकुला है। और जो हाईवे आ रहा है वो है NH-22, NH-22 हाईवे है उसका नाम। और वही हाईवे बाद में पंजाब से एक बार यहाँ पंजाब में एंटर होता है और फिर से कहाँ चला जाता है, अम्बाला। अम्बाला क्या है, हरियाणा में। तो ये कौन सा हाईवे है, NH-22। तो NH-22 एक तो पंचकुला में लाई करता है और एक अम्बाला में। इतनी बात क्लियर। फिर इधर हमारा इधर अमृतसर पड़ता है पंजाब में। तो वहाँ से एक नेशनल हाईवे आ रहा है जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी कह देते हैं, या फिर NH-1 भी कह देते हैं। ये NH-1 वही है जो शेर शाह सूरी ने बनवाया था, जो सूरी डायनेस्टी के थे। ठीक है भाई, वही ग्रैंड ट्रंक रोड है। तो वो कहाँ से जाती है, वो हरियाणा में एंटर करती है, कहाँ से, अम्बाला। और फिर वो अम्बाला से आगे कुरुक्षेत्र की साइड निकल जाती है। ये वही हाईवे है जो अम्बाला से आगे दिल्ली जाता है। अम्बाला से बाद कुरुक्षेत्र आएगा, फिर कुरुक्षेत्र से बाद करनाल में ज्वाइन हो जाएगा जाके, और आगे सोनीपत वगैरह, पानीपत वगैरह जाते जाते दिल्ली पहुंच जाएगा। ये वही NH-1 है, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो हमने देख लिया, एक हाईवे आ रहा है पंचकुला से NH-22, एक आया कहाँ से, पंजाब से, कौन सा, NH-1। और ये दोनों मिल जाते हैं यहाँ पे और ये कॉमन होके चलते आगे। फिर एक साइड NH-1 निकल जाता है और जो दूसरा हाईवे निकलता है वो यमुनानगर की साइड आता है, और वो कौन सा है, NH-73। अगर आप यमुनानगर में रहते हो तो आप देखोगे हमारे हाईवे का नाम क्या है, NH-73। तो वो यमुनानगर में यहाँ पे एंटर होता है और फिर यमुनानगर से कहाँ जाता है, यूपी की साइड, सहारनपुर की साइड निकल जाता है वो। ये बात क्लियर होगी भाई, आपको हाईवे पता लग गया, NH-22, NH-1 और NH-73। ये बातें क्लियर हो चुकी है। अब हम देख रहे हैं कि हम यमुनानगर से एक बस ली हमने और हम अम्बाला जा रहे हैं। तो रास्ते में क्या क्या पड़ता है, देखिए सबसे पहले यहाँ एक शहर आता है, वैसे दो सड़का भी आता है पर मेन जो आता है वो मुलाना है। ठीक है भाई, सबसे पहले आएगा मुलाना। मुलाना से अगर आगे आप आगे जाओगे तो आएगा सहा। और फिर इस जगह पे कुछ लाई करता है जो अम्बाला कैंट कहते हैं जिसको हम, देखिए NH-1 इधर निकल गया, NH-73 इधर आ गया। यहाँ पे जो शहर लाई करता है वो है अम्बाला कैंट। उसकी भी बात करते हैं, अम्बाला छावनी, वो कब बनी थी, क्यों बनी थी। ठीक है, वो यहाँ पे लाई करता है और आगे क्या पड़ जाता है, अपना अम्बाला शहर। तो हमने देखा मुलाना आया, फिर सहा आया, फिर अम्बाला कैंट और फिर अम्बाला। अब यहाँ पे कुछ इसका सिनेरियो देखते हैं। जो ये मुलाना है, अगर आपको यमुनानगर से सीधा अम्बाला जाना है तो आप सीधा चले जाओ, या फिर एक और रास्ता है। देखिए जो NH-1 है उस पर एक शहर लाई करता है, शाहबाद। देखिए सहा लाई करता है NH-73 पे और शाहबाद NH-1 पे। तो अगर आप जो दूसरा अल्टरनेट रूट लेना चाहते हैं, अगर मान लो यहाँ पे कोई जाम लग गया शाह में, तो अगर आपको यमुनानगर से अम्बाला जाना है तो आप दूसरा रूट कौन सा ले सकते हो, आप क्या, एक रास्ता जाता है यहाँ से और वो रास्ता NH-1 पे जाता है। यानी NH-73 से एक रास्ता लिंक है NH-1 पे, और वो मिलता कहाँ पे जाके, शाहबाद में। समझ गए बात। और वो मुलाना से थोड़ी थोड़ी पहले मुड़ता है और उसी रास्ते के पास में पड़ता है क्या, बराड़ा। याद रखो। तो अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो अगर NH-73 से NH-1 पे जाओगे तो बीच में एक शहर पड़ेगा बराड़ा, और यहाँ पे NH-1 पे कहाँ मिलोगे आप, शाहबाद में जाके। तो ये सारे शहर क्लियर हो गए होंगे आपको, मुझे आशा है। एक बार नहीं हुए तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करना जरूर। हमने क्या क्या देखा, अम्बाला,
अम्बाला कैंट, यहाँ पे क्या साहा, यहाँ पे क्या मुलाना। मुलाना से थोड़ी देर पहले मुड़ जाओ अगर, तो वो किस तरफ जाएगा, NH1 की तरफ, वो शाहाबाद रुकेगी रोड जाके, और बीच में क्या आएगा, बराड़ा। अगर आप यमुनानगर से बाय ट्रेन जाओगे तो ट्रेन बराड़ा से ही जाती है ऐसे। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब देखिए एक जो अलग बच गया वो है नारायणगढ़, वो इस साइड पड़ता है। ठीक है भाई, ये अम्बाला का हमारा मैप था, मैंने आपको हाईवे बता दिए। अब अम्बाला के बारे में पूरी तरीके से जानते हैं क्या क्या है। देखिए अम्बाला को किसने बसाया। अम्बाला को 14th सेंचुरी में, भाई 14th का मतलब है कि साल रहा होगा कुछ 1300 से लेके 1399 के बीच में। याद करो जो 14th है ना, इसका मतलब उससे एक घटा दो और वो वाली सेंचुरी पूरी, यानी 1300 से 1399, तो 14th है, यानी 13 से शुरू होएगी सेंचुरी। समझ गए बात। तो इन सालों के बीच में एक राजपूत राजा थे जिनका नाम था अम्बा। ऐसा मान्यता है कि या तो इस राजा ने इसे बसाया था इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अम्बाला। दो और मान्यताएं है, खाली ये नहीं है। एक क्या है, पहले तीसरे वाली देख लेते हैं कि यहाँ पे आम की बहुत ज़्यादा अधिकता है। तो अगर पूछा जाए हरियाणा में सबसे ज़्यादा आम कहाँ मिलते हैं, तो अम्बाला। और इसी तरीके से एक और चीज़ लिख लेना कि हल्दी, हल्दी भी सबसे ज़्यादा हरियाणा में कहाँ मिलती है, अम्बाला में मिलती है। ये दो चीज़ होगी, हल्दी और आम। तो इसी वजह से इसको आम की ज़्यादा अधिकता होने के कारण इसको अम्ब वाला या ना अम्ब वाला कह देते थे, और समय के साथ साथ इसका नाम बदल के क्या हो गया, अम्बाला। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट आता है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो आप लोग। ठीक है, इसको इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे हम, ऐसे नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ और बस आप पढ़े जा रहे हो। जो पूछना है पूछो आप डाउट, मैं आपको रिप्लाई करूँगा सबको। ठीक है, और जो दूसरी मान्यता है वो क्या है कि अंबा देवी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा, अम्बाला। इनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, अंबा देवी कौन थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब मैंने करनाल पढ़ाया था आपको, उसमें बताया था कि करनाल में 1841 में मलेरिया आ गया था। वैसे करनाल पे उस टाइम क्या होती थी, एक छावनी होती थी, या मिलिट्री की एक यूनिट होती थी वहाँ पे, जिसको छावनी कहते थे। लेकिन वहाँ पे मलेरिया आया तो उस छावनी को 1841 में बंद किया गया। कहाँ पे, करनाल में। और उसको शिफ्ट कहाँ किया गया, अम्बाला में। और 1843 में कौन सी खुली, अम्बाला छावनी। तो अगर क्वेश्चन आए हरियाणा जीके में कि अम्बाला छावनी कब बनी, 1843 में। कहाँ से शिफ्ट हुई थी, वो शिफ्ट हुई थी कहाँ से, हमारी करनाल से। ये बात क्लियर होगी भाई अम्बाला छावनी के बारे में। अब अम्बाला छावनी के ही बारे में एक और बात क्लियर कर लेते हैं कि जो हरियाणा में 1857 की क्रांति शुरू हुई, वो हरियाणा के अंदर अम्बाला छावनी से ही शुरू हुई थी, और 10 मई को हुई थी। 10 मई 1857। देखिए 10 मई को ही इंडिया के अंदर शुरू हुई थी। सबसे पहले कहाँ हुई थी, मेरठ के अंदर। तो अगर इंडिया की बात करें तो मेरठ के अंदर सबसे जल्दी से विद्रोह शुरू हुआ था। और हरियाणा के अंदर बात करिए थे, उसी दिन हरियाणा के अंदर अम्बाला छावनी में यहाँ पर विद्रोह शुरू हो गया था। समझ गए बात। अंग्रेजों को खिलाफ हो गई थी कौन सी, सिपोइज की आर्मी। सिपोइज कहते थे एक किस्म से जो अंग्रेजों की आर्मी में भारत के जो सैनिक भर्ती थे उनको सिपोइज कहते थे। ठीक है भाई, अम्बाला छावनी से यही बात हुई। दो बातें हुई, एक तो यहाँ पे छावनी कब बनी और एक क्रांति कब हुई। अब 1847 में जब अंग्रेजों का यहाँ पे पूरा अच्छा कंट्रोल था, तो इसका एक बड़ा जिला बना दिया गया, और इस जिले के अंडर ही लगभग जो हरियाणा के ये जिले देखे हमने आसपास के, ये सारे थे, और हिमाचल प्रदेश का भी कुछ हिस्सा था। तो उस सारे को ही मिला के अम्बाला कहते थे उस टाइम पे। ये बात पता लग गया आपको। अब ये फेमस किस किस चीज़ के लिए, इसके नाम क्या हो सकते हैं, निक नेम। पहली बात, एक तो इसको कहोगे आप मिक्सी उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। मिक्सी ग्राइंडर होते हैं जिनमें आप जूस बनाते हो, तो वो सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ है, अम्बाला में। अब आप ऐसे याद कर लो कि भाई आपने आम का शेक बनाते हो, आप मैंगो शेक बनाते हो, तो मैंगो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, आम कहाँ पे, अम्बाला में मिलते हैं, उसका शेक बनाते हैं, यानी मिक्सी में बनाओगे आप, तो मिक्सी उद्योग कहाँ पे हो गया सबसे ज़्यादा, अम्बाला के अंदर। अब दूसरी बात, वैज्ञानिक उपकरण भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनते हैं, अम्बाला में, हरियाणा के अंदर। तो इसीलिए इसको साइंटिफिक सिटी कहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक क्या होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो कुछ रिसर्च करते हैं, तो इसलिए इसको साइंटिफिक सिटी भी कहते हैं। अब देखिए उपकरण तो बन गए। उपकरण क्या होते हैं कि भाई कोई भी टेस्टिंग करनी है तो आपको उसके लिए कुछ टूल्स चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, उनको ही आप क्या कहते हैं, उपकरण, यानी जिसमें टेस्ट करोगे आप। तो ऐसे ऐसे उपकरण होते हैं जिनसे आप टेस्ट करते हो, जैसे अर्थक्वेक आया या नहीं,
ठीक है भाई, सिस्मोग्राफर कहते हैं। आप बताना मुझे क्या कहते हैं उसको, और कौन सी स्केल होती है जिसके ऊपर आप नापते हो अर्थक्वेक को, जो ऐसी स्केल होती है उसका नाम बताना मुझे कमेंट में, ठीक है। तो इसी तरीके से उपकरण होते हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उपकरण, कोई नहीं, इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट यानी निर्यात, बाहर भेजे जाते हैं उपकरण, वो कहाँ से भेजे जाते हैं, अंबाला के अंदर से। यानी कितना परसेंट, लगभग लगभग 20%। यानी अगर बाहरले देश में 100 साइंटिफिक इक्विपमेंट्स जा रहे हैं तो उनमें से 20 कहाँ से जाएंगे, अंबाला से। समझ गए, इसलिए इसको साइंटिफिक सिटी भी कहते हैं। अगली बात, वर्ल्ड वॉर 2 मैंने यहाँ पे वैसे ही लिखा है जिससे आपको एक और पॉइंट क्लियर हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ कब था? वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 1939 से 1945 के बीच, ठीक है भाई। इसमें बात करेंगे किसी दिन कौन सी फोर्सेस थी। मैंने ये इसलिए बताया कि इस वर्ल्ड वॉर 2 से भी पहले, यानी 1939 से पहले भी यहाँ पे जो फेमस था वो कौन सा था, शीशे का उद्योग। तो आप इन सारी चीज़ों को याद रखना, मिक्सी सिटी है, वैज्ञानिक सिटी है, और शीशा उद्योग भी यहाँ का फेमस था। अंबाला छावनी हमने कर ली। अब अगला शहर जो हम देखेंगे, हमने यहाँ पे बात करी थी एक मुलाना करी थी भाई। यमुनानगर से आप जा रहे हो तो मुलाना आएगा। तो मुलाना किस लिए फेमस है? यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जिसको MMU भी कह देते हो, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। अब पहले ये एक स्कूल, एक कॉलेज हुआ करता था जो 1993 में बना था, लेकिन 2007 में इसको एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। इतनी बात क्लियर है सबको? अब इसी लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं, मैं इसका सेकंड पार्ट बना के जल्द ही अपलोड करूँगा, फिर सारी बातें क्लियर होएगी। कमेंट करना अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है। थैंक यू, होप यू लाइक इट। और मैं वीडियो छोटी इसलिए रखता हूँ ताकि अपलोड करते टाइम इसकी क्वालिटी डिग्रेड ना हो। अगर किसी को पता होगी क्वालिटी डिग्रेड कैसे नहीं होगी, मैंने उस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं की, तो आप बताना मुझे, ठीक है। फिर मैं वीडियो बड़ी भी बना दिया करूँगा। थैंक यू।